हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ्रिक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्रिक्शन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स होता है जो एक्ट कब करता है? व्हेन द बॉडी मेक्स ए रिलेटिव मोशन। अपोजिंग फोर्स विच एक्ट्स व्हेन बॉडी मेक्स रिलेटिव मोशन या व्हेन बॉडी moves over the surface of another body, moves on the surface of another body. सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शंस क्या होता है। देखिए, फ्रिक्शंस का दो टाइप हम लोग पढ़ेंगे। एक स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन दो तरीके का होता है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है और एक काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। एक स्टैटिक फ्रिक्शन, एक काइनेटिक फ्रिक्शन। एक स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन। और यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास ब्लॉक लगा हुआ है। ब्लॉक का मास सपोज कीजिए m है और यहाँ पर जब अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, इस ब्लॉक को मूव करने का कोशिश कर रहे हैं, तो ब्लॉक को मूव करने की कोशिश में यहाँ पर क्या हो रहा है कि रफ सरफेस है, इसका कुछ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, म्यू का वैल्यू होगा कुछ, और यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होने के कारण यहाँ पर रफ सरफेस क्या ऑफर करेगा? रेजिस्टेंस, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स, तो सपोज कीजिए कि आपका फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो सपोज कीजिए 60 न्यूटन है। तो अप्लाइड फोर्स अगर आप सपोज कर रहे हैं 40 न्यूटन, तो ये क्या होगा? ब्लॉक मूव नहीं करेगा। ब्लॉक विल नॉट मूव, ब्लॉक नहीं मूव करेगा, ब्लॉक विल नॉट मूव। ठीक है ना? तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स का ये मैक्सिमम वैल्यू है। ये जो मैंने आपको बताया, ये मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स का है, जो स्टैटिक फोर्स का है। जबकि अप्लाइड फोर्स आप लगाइएगा तो भी ब्लॉक मूव नहीं करेगा। तो जब मैं अप्लाइड फोर्स 40 लगा रहा हूँ, तो उस समय फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू भी क्या होगा? 40 न्यूटन हो जाएगा। 40 न्यूटन, ठीक है ना? अगर मैं अप्लाइड फोर्स का वैल्यू सपोज करिए 55 न्यूटन लगाता हूँ, तो उस समय भी अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू 55 न्यूटन हो जाएगा। और ये वैल्यू जब तक चेंज होता रहेगा जब तक ये 60 वैल्यू क्रॉस ना कर जाए, 60 न्यूटन क्रॉस ना कर जाए। अगर मैं 60 न्यूटन करता हूँ, तो एट दैट टाइम द फ्रिक्शनल फोर्स विल हैव द वैल्यू 60 न्यूटन। पर जैसे ही ब्लॉक को 61 न्यूटन देता हूँ, तो ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग। ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग, ठीक है? ब्लॉक मूव करना चालू कर देगा। तो ये इलस्ट्रेशन से ये पता चलता है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। कि अप्लाइड फोर्स आप बढ़ा रहे 40 न्यूटन, तो यहाँ पर 40 न्यूटन बढ़ रहा है, 40 न्यूटन के बराबर हो रहा है। अगर आप यहाँ पर 55 न्यूटन करते हो, तो यहाँ पर भी 55 न्यूटन हो जाता है। यहाँ 60 न्यूटन करते हो, तो यहाँ पर 60 न्यूटन हो जाता है। लेकिन जैसे ही 61 न्यूटन रहता है, तो उस समय फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू 60 न्यूटन ही रहता है। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। ये अपना मैक्सिमम वैल्यू तक अपना वैल्यू को चेंज करेगा एंड आफ्टर सम टाइम, आफ्टर द अप्लाइड फोर्स इंक्रीजेज दिस लिमिटिंग वैल्यू। जब अप्लाइड फोर्स का वैल्यू इस लिमिटिंग वैल्यू से क्रॉस हो जाएगा, तो उस समय ब्लॉक स्टार्ट मूविंग होगा और फ्रिक्शनल फोर्स जो उस समय काम करेगा वो 60 न्यूटन होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? एक सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का है, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर। तो इसको हम लोग इलस्ट्रेशन को ग्राफ से समझते हैं। तो ग्राफ्स में देखिए कि जैसे मैंने अप्लाइड फोर्स यहाँ पर इंक्रीज किया, तो धीरे धीरे स्टैटिक वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है। ये देखिए, स्टैटिक वैल्यू भी हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे हम ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं फोर्स को, तो ये हमारा स्टैटिक वैल्यू ऑफ फ्रिक्शंस भी बढ़ रहा है। लेकिन एट टाइम कब हो जाएगा? ये टाइम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, जो कि इस केस में, हमारे केस में 60 न्यूटन था। तो जैसे ही ये 60 न्यूटन में अप्लाइड फोर्स ज़्यादा बढ़ जाएगा, इस 60 न्यूटन से ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये ब्लॉक में क्या हो जाएगा? एक किंक आ जाएगा ग्राफ में। ग्राफ में किंक आने का मतलब है कि ये आप फ्रिक्शनल वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन है वो ब्रेक कर दिया आपने। उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? ब्रेक अवे पॉइंट। और फिर यहाँ से जब ब्लॉक आपका स्टार्ट मूविंग हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शंस। और जो काइनेटिक फ्रिक्शंस होता है वो लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। और एफ एस जो होता है ना, एफ एस जो होता है म्यू एस एन होता है। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा था, वी यूज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस। अगर म्यू के रहता है तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के। तो
यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नॉर्मल फोर्स पर है, ठीक है ना। ये नॉर्मल फोर्स जब हटाएंगे, ये कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, उसका नाम होगा म्यू एस एंड यू के। तो ये हमारा जनरल आइडिया है फॉर फ्रिक्शंस। तो फ्रिक्शंस को ये समझ जाइए कि इस तरह से हम लोग को सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, इसका क्वेश्चन देखते हैं तो विल गेट एन आइडिया। हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास 2 kg है। देखिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास हम 2 kg लगा है, ये 2 kg मास है, और ये किसी रफ सरफेस पे रखा हुआ है, ये रफ सरफेस पे रखा हुआ है, और इस पर अप्लाइड फोर्स कितना लग रहा है, 2.8 न्यूटन लग रहा है। और यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इक्वल टू 0.4 न्यूटन दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो ब्लॉक पर कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, वेट mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। ये वेट mg है, इस पर नॉर्मल फोर्स सपोज कीजिए दिशा में एक्ट कर रहा है इसे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका fs निकाल लेंगे, इसको फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक वैल्यू। फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना है, 0.4 है, एन कितना है, एन mg के बराबर है, एन इज mg। तो mg कितना हो जाएगा, मास कितना है 2 kg इंटू 10 न्यूटन, तो ये 8 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो 8 न्यूटन हमारा आया, ये हमारा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग वैल्यू, क्योंकि किसी लिमिट तक ये बढ़ाएगा, इसका नाम लिमिटिंग वैल्यू भी होता है। अब हमारा अप्लाइड फोर्स 2.8 न्यूटन है और हमारा फ्रिक्शनल फोर्स 8 न्यूटन आ रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर। देखिए लिमिटिंग वैल्यू कितना आया, 8 न्यूटन आया, लेकिन अप्लाइड फोर्स 2.8 न्यूटन आया। हम लोगों को पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। सेल्फ एडजस्टिंग नेचर होने के कारण क्या होगा, इसका जितना वैल्यूज है अप्लाइड फोर्स का, उतना वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स का हो जाएगा। यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक जो हो जाएगा 2.8 न्यूटन के बराबर होगा, ना कि 8 न्यूटन के बराबर होगा। ये 8 न्यूटन के बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये सेल्फ एडजस्टिंग होने के कारण जितना फोर्स अप्लाइड करता है उतना फोर्स तक, किसी लिमिट तक वैल्यू को होल्ड रखता है। और जैसे आप 9 न्यूटन लगाओगे तो आपका 8 न्यूटन ही फोर्स लगेगा, ठीक है ना, 8 न्यूटन ही फोर्स लगेगा। अगर 9 न्यूटन अगर यहाँ पर आंसर आता, यहाँ पर 9 न्यूटन अगर आप लगाते तो वो 8 न्यूटन ही होता। क्योंकि आप यहाँ पर 2.8 न्यूटन लगा रहे और लिमिटिंग वैल्यू जो है फ्रिक्शन का 8 न्यूटन है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होल्ड कर सकता है। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो जितना फोर्स अप्लाई करोगे उतना फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू आएगा, यानी कि 2.8 न्यूटन के बराबर आएगा, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ब्लॉक है जिसका मास m है, इस प्लेस ऑन द वेज ऑफ मास 2m। ये 2m मास का है और ये मास m है, विच रेस्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है ये वाला ब्लॉक, और देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द वेज। इस ब्लॉक और वेज के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना। इस ब्लॉक और वेज के बीच में नो फ्रिक्शन, ठीक है। और ये बोल रहे हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा जा रहा है बिटवीन द वेज एंड द ग्राउंड। इस वेज और ग्राउंड के बीच में म्यू का वैल्यू पूछा जा रहा है, सो दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट पर, इस ब्लॉक और वेज सिस्टम पर कौन कौन सा फोर्सेज ऐड कर रहा है उसको हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम से देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्लॉक मास m का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, उसको सॉल्यूशन बनाते हैं। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि बॉडी पर कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। और फ्री बॉडी डायग्राम में इस ब्लॉक मास m जो है ये इस तरह वेज पे रखा हुआ है और इस पर नॉर्मल फोर्स लगेगा। यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा क्योंकि ये वेज जो है, ये वेज है, ये ऑफर करेगा कुछ नॉर्मल फोर्स, और उसका वेट mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा। और ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ऑब्वियसली ये भी थीटा ही होगा। और एक कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा, mg cos थीटा हो जाएगा, और एक कंपोनेंट आपका mg sin थीटा हो जाएगा, जो कि जिस फोर्स के कारण क्या हो रहा है कि ब्लॉक हमारा नीचे की तरफ आ रहा है। ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द ब्लॉक डाउनवर्ड्स। तो ये हमारा स्मॉल ब्लॉक मास m का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। तो यहाँ पर से हम लोग क्या कह सकते हैं कि n जो हो जाएगा किसके बराबर, n हो जाएगा mg cos थीटा के बराबर, ठीक है। अब हम लोग इस वेज को देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वेज पर कौन कौन सा फोर्स ऐड कर रहा है, लेट्स टेक इनटू कंसिडरेशन। तो इस ब्लॉक पर देखते हैं कि कौन कौन सा फोर्स ऐड कर रहा है। इस ब्लॉक पर जो लग रहा है इसका मास जो है 2 mg नीचे की तरफ लग रहा है, और ये ग्राउंड सरफेस है, ये ग्राउंड सरफेस है, ये ग्राउंड सरफेस नॉर्मल रिएक्शन ऑफर कर रहा है। ये ब्लॉक देखिए, ये वाला ब्लॉक, ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक पर जो नॉर्मल फोर्स लगाने वाला वेज है, और ये ब्लॉक भी तो वेज पर फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शंस। तो ये नॉर्मल रिएक्शंस इस दिशा में क्या काम करेगा, इस दिशा में। ये नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ब्लॉक है, ये नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वेज था, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वेज ये था। तो वेज ने ब्लॉक पर नॉर्मल फोर्स लगाया, तो उसी तरह न्यूटन थर्ड लॉ से ब्लॉक ने वेज पर नॉर्मल फोर्स लगाया। तो हमारे पास ये इतना फोर्स इस बॉडी पर ऐड कर रहा है। और चलिए इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया हम लोगों ने। चलिए अब इसका ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी बाय ट्रिग्नोमेट्री थीटा हो जाएगा। एक एंगल हमारा यहाँ पे हो जाएगा, तो इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा n cos थीटा। इसको हम बोल सकते हैं कि ये n cos थीटा है और ये n sin थीटा है। यही फोर्स के कारण क्या हो रहा है, ब्लॉक को मूव करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट या मोशन। ठीक है, अब चलते हैं इसको कंपोनेंट को हम लोग जब निकाल लिए तो इस पर कौन कौन सा फोर्स ऐड कर, ये नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो किसके बराबर, वर्टिकल फोर्सेस के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर जो ब्लॉक इस दिशा में जो मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स ऐड करेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लिमिटिंग वैल्यू ले रहे हैं। फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा Fs बराबर क्या हो जाएगा, n sin थीटा के बराबर हो जाएगा। यही अप्लाइड फोर्स है, इसको ओवरकम करेगा तब, क्योंकि ब्लॉक मूव नहीं करना चाहिए। तो ब्लॉक डज नॉट मूव के लिए हमारे पास कंडीशन यही है, लिमिटिंग वैल्यू तक रीच करेगा, ये डज नॉट मूव। इसके लिए लिमिटिंग वैल्यू यही है हमारा, लिमिटिंग वैल्यू। और Fs इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस इंटू एन डैश, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक पर यही लग रहा है, इंटू n sin थीटा। अब n डैश किसके किसके बराबर है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होगा। और लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर होगा, म्यू एस इंटू एन डैश बराबर n sin थीटा। और यहाँ पर से देखिए n डैश किसके बराबर होगा, n डैश विल बी इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स कौन हो जाएगा, एक ये कंपोनेंट है 2 mg और एक n cos थीटा है। 2 mg प्लस n cos थीटा लिखते हैं, 2 mg प्लस n cos थीटा। n हम लोग निकाल चुके हैं, n का वैल्यू क्या है हम लोगों ने निकाला, यहाँ पर n का वैल्यू हम लोगों ने निकाला mg cos थीटा, mg cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर n डैश का वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 mg प्लस mg cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से लिखेंगे mg cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर mg, ये mg और ये mg कट रहा है बिकॉज ऑफ कॉमन। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि म्यू एस इजकल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू mg cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसको हम लोग काट दिया, ये कट गया। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा कंपोनेंट निकल गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू एस का वैल्यू कितना आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये हो जाएगा। और थीटा का वैल्यू हमारे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, 45 डिग्री। यहाँ देखिए थीटा का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री। तो यहाँ पर पुटअप कर देंगे सारा वैल्यूज़ को एंड वी विल गेट। तो यहाँ पर रखेंगे कॉस 45 इंटू साइन 45 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1
कॉस स्क्वायर 45 प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2 इंटू 1/√2 और ये हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2 टू द 4 5/2 ऊपर, तो 5/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 5/2, तो ये हो जाएगा 1/5 दैट इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन। तो म्यू एस का वैल्यू हम लोगों का क्या आया 0.2 न्यूटन, ठीक है ना। तो ब्लॉक डज नॉट मूव के लिए हमारे पास ये कंडीशन है, लिमिटिंग वैल्यू का कंडीशन है। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रॉब्लम को देखते हैं, पर हम लोगों ने क्या किया आज वो स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन के बारे में समझा, फ्रिक्शन पर फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। यहाँ पर वैल्यूज अप्लाइड फोर्स अगर 14 न्यूटन लगाते हैं और इसमें हमारा फ्रिक्शनल फोर्स 16 न्यूटन है, तो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू 14 न्यूटन हो जाएगा। अगर 55 न्यूटन बढ़ाते हैं तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, 55 न्यूटन के बराबर 60 न्यूटन करेंगे तो ब्लॉक विल नॉट मूव। जैसे 61 न्यूटन करेंगे हम लोग तो ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग, उस समय फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू 60 ही रहेगा, उस समय चेंज नहीं करेगा, क्योंकि वैल्यू जो होल्ड करता है फॉर ए मैक्सिमम वैल्यूज 60 न्यूटन हमारा मैक्सिमम वैल्यूज है, उसके बाद ये होल्ड नहीं करेगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने ग्राफ देखा कि जैसे जैसे ग्रेजुअली अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हैं तो हमारा स्टैटिक वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन बढ़ रहा है, एंड एक समय आएगा जहाँ पर किंग पॉइंट आपको ग्राफ में दिखेगा, वहाँ पर से आप फ्रिक्शनल फोर्स को ब्रेक कर दिया, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स ब्रेक हो गया और काइनेटिक फ्रिक्शन विल कम इन टू प्ले। और एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन होता है, एफ इज इक्वल टू म्यू एस एन होता है बाय लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, और एफ के जो होता है एफ एस के लेस देन होता है, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल देखा कि ब्लॉक जो मास 2 mkg है इस पर 2.8 न्यूटन लगा है, तो हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। फ्री बॉडी डायग्राम से ये पता चला कि वेट mg नीचे की तरफ का ऐड कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस ऑफर कर रहा है ब्लॉक पर वो नॉर्मल रिएक्शन है, तो n बराबर mg हो गया। फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होने के कारण ये क्या हो रहा है, एफ एस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2.8 न्यूटन के बराबर हो नहीं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन क्या हो जाएगा एफ एस इंटू म्यू एस एन। म्यू एस का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में 0.4 इंटू एन इंटू 10 न्यूटन जी का दिया हुआ है, तो यहाँ पर 8 न्यूटन आ गया। और हम लोग अप्लाइड फोर्स कर रहे हैं 2.8 न्यूटन, तो स्टैटिक वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन कितना हो जाएगा 2.8 न्यूटन होगा, ना कि 8 न्यूटन होगा, 2.8 होगा इसका आंसर, ठीक है। फिर हम लोगों ने एक प्रॉब्लम देखा, तो ये ब्लॉक ऑफ मास एम है, इस पर रखा हुआ है, ये फ्रिक्शनल लेस है सरफेस, और यहाँ पर हम लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोला जा रहा है। कंडीशन ये है कि द वेट डज नॉट मूव। तो सबसे पहले बॉडी पर कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है उसको फ्री बॉडी डायग्राम से हम लोग इलस्ट्रेट करेंगे। तो यहाँ पर इस ब्लॉक के लिए पहले हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, वेट mg एक्ट नीचे की तरफ कर रहा है, ठीक है, और ये नॉर्मल रिएक्शन ये सरफेस ऑफर ये वेज ऑफर करेगा, ये वेज ऑफर करेगा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। इसका दो कंपोनेंट लेंगे mg का, एक mg cos थीटा एक mg sin थीटा। n जो हो जाएगा ये और वर्टिकल कंपोनेंट इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस दिशा में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, इस दिशा में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो n बराबर mg cos थीटा हो जाएगा। तो और फिर हम लोग दूसरा वेज लेंगे, वेज पर हमारा जो ब्लॉक रहेगा वेज का फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे। तो ये जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है यहाँ पर, जैसे कि इस ब्लॉक पर लगा n नॉर्मल फोर्स, तो उसी तरह ब्लॉक भी वेज पर लगाएगा नॉर्मल फोर्स इस तरह से, और इसका दो कंपोनेंट ये थीटा, तो ये बाई टेनोमीटर ये भी थीटा हो जाएगा, n cos थीटा n sin थीटा। ये फोर्स हमारा क्या होगा रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन, जो कि बैलेंस होगा किसके द्वारा स्टैटिक फ्रिक्शन के द्वारा। तो यहाँ पर लिखा है ब्लॉक डज नॉट मूव, एफ एस का वैल्यू कितना हो जाएगा n sin थीटा के बराबर। एफ एस बराबर क्या होता है म्यू एन डैश बाय लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन को पुटअप किया n sin थीटा को, n डैश का वैल्यू यहाँ से निकाला हम लोगों ने, ठीक है ना, और उसको वैल्यू को यहाँ पुटअप करके म्यू एस का वैल्यू निकाला और इस तरह से इलस्ट्रेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू सो मच।